ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਘੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੀਜ ਪੈਰਾਸੈਟਿਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि वो जरा इसके बारे की कहना चाहते, जो बीज का मामला है, जो सीड पे मल्टीनेशन का हमला हो रहा है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं वंदना जी। नमस्ते। एक तो बहुत खुशी है कि हम किसानों की जीत के एक दिन बाद मिल रहे हैं। मैं जो शहीद किसान हुए हैं, वो मेरा मानना है ये तीसरा स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके शहीद हैं। उसी तरह ये हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे। मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स में है। मैं कृषि में क्यों काम करती हूँ और बीजों पे क्यों काम करती हूँ, क्योंकि 1984 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एमएससी ऑनर्स फिजिक्स में किया है। और 84 में जब पंजाब में वो पूरी तबाही मची थी और गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजा गया था, तब मैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च कर रही थी और मैंने कहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हरित क्रांति को नोबेल पीस प्राइज मिला और यहाँ पे फौज को गोल्डन टेम्पल में भेजा जा रहा है, तो ये तो पीस नहीं है, तो लड़ाई दिख रहा है। क्या हुआ, ये हरित क्रांति क्या थी? तब से मैंने समझा कि बीज का एक अधिकार लेने की कोशिश है रासायनिक बेचने के लिए, क्योंकि वही रासायनिक जो निकले थे हिटलर की जर्मनी से, अब उसके लिए बदलाव कर रहे थे बीज को, तो डॉफ वैरायटी बनाई। 1987 में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कहा कि अब सारा बीज हमारा होना चाहिए, उसके लिए हमें पेटेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करना पड़ेगा। और हमने तो देख लिया है जहां जहां बीटी कपास गया है वहां वहां आत्महत्या है। लेकिन एक बात में हमारे कई एक्सपर्ट तो कहते हैं कि बीटी कॉटन से हमें इतना फायदा होगा, इतना फायदा हुआ, लेकिन जो आंध्र प्रदेश की बात है वो तो ऐसा बता रहे हैं कि ये फायदा नहीं नुकसान हुआ। अकेले आंध्र प्रदेश में नहीं, 4 इलाके हैं जहाँ कपास उगता है और जहां सुंडी को कंट्रोल करने के लिए पौधे में ही जहर डाल दिया गया था और वो जहर कंट्रोल करना था, पर अब सुंडी इवॉल्व हो गई है और वो रेजिस्टेंट हो गई है। तो पिंक बोलवर्म पंजाब में इस बार पिंक, वो पिंक बोलवर्म है ना, और ये जो इसकी एक मालकियत है वो मोन्सेंटो कंपनी के हाथ में है और इसलिए उनका ट्रेड नेम है बोल गार्ड, कि आपका बोल को सुंडी से प्रोटेक्ट करेगा। पर वो अटैक बढ़ गए, 13 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, किसान का कर्ज बढ़ रहा है। तो ये जो 4 इलाके हैं जहां बीटी कपास फैला, और हमने तो बहुत केस लड़े हैं इसके बारे में, 95% कपास भारत में मोन्सेंटो का कपास बन गया है, इतना मोनोपोली 90। और ये तो कंपटीशन कमिश्नर ने एक्नॉलेज किया कि ये तो प्रीमा फेसी मोनोपोली है। वो जो बहुत लंबा केस चला कंपटीशन कमीशन में, उसके प्रोसीडिंग्स नहीं दिखेंगे, अभी हटवा दिए हैं। और बीज के लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, पार्लियामेंट में भी किया। हमने अपने कानून में डाल दिया कि बीज और पौधा और जानवर इंसान नहीं बनाते, कुदरत के हैं, ये कुदरत की देन है और किसान उनको उन्नत करते हैं। जितने बीज हैं हमारे भारत में, दुनिया में, किसानों ने बनाए हैं। जहर डालना ये कंपनियों ने करा है, उसके पीछे इनको पेटेंट नहीं मिल सकता, तुम्हारा आर्टिकल 3J ने पेटेंट हटा दिया। एक और है कि हमने कहा कि किसान ही बीज उन्नत करते हैं, ब्रीडर तो वो हैं। तो हमारा फार्मर्स राइट्स और प्लांट वैरायटी एक्ट हम लोगों ने लिखा। चतुरन मिश्रा जी होते थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनने मुझे और शुक्ला जी को बुलाया मदद करने में, इसे ड्राफ्ट करने में। और ये कानून की वजह से पेप्सी जिसने थ्रेटन किया था
4 आलू के किसानों को 4 करोड़ का फाइन कि तुमने अपना बीज बचाया। हमने कहा हमारा तो कानून है कि बीज बचा सकता है, उसका बीज बचाने का हक है। और मैंने एक मोटी किताब ओरिजिन लिखी है इसके ऊपर। उस किताब की वजह से जजेस ने डिसमिस करने को थ्रेटन किया, तब उनने विड्रॉ किया है। तो वो उस टाइम के जो कानून है उन पे अभी भी आक्रमण है। अभी एक सीड बिल लाए हुए हैं पार्लियामेंट, हाँ, वो तो पड़ा है काफी देर से अब पार्लियामेंट पड़ा हुआ है, और उसमें इनने कंपनी को ही किसान बद बता दिया है। तो उसका फाउंडेशन ही गलत है कि जो जो किसान के हक हैं सीधे कंपनियों के बन जाएंगे। पर एक ही कानून नहीं, विश्व बैंक ने 91 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लाई थी, और ये जो 3 कानून है, फ्रेमवर्क 91 में बना था इनका। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटाओ क्योंकि इससे होर्डिंग नहीं हो सकती। एपीएमसी मंडियां तोड़ो क्योंकि इससे किसान को मार्केट का फेयर एक्सेस मिलता है। और लोग समझते नहीं है कि मंडियों का चलाना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव्स हैं ये, और इसलिए इसमें एक लिमिट है कि एक ट्रेडर कितना रख सकता है। और तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तो मोंटेक सिंह जी भी कहे थे, दुबई जाके कह रहे थे कि किसान की जमीन छीनना मुश्किल है भारत में, तो कॉन्ट्रैक्ट लिखो तो जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा तुम उसको दबा दोगे। पेप्सी आया था इधर, आया था पंजाब में, 85-86 में खत्म हो गया, नहीं चलते कॉन्ट्रैक्ट, पर किसान की जमीन छीनने के लिए अच्छे होंगे। तो ये 3 जो कानून है, 91 कानून है, ये आंदोलन पे आंदोलन पे आंदोलन हुए, ला नहीं पाए। कोविड और लॉकडाउन के समय अनाउंस हुए, ऑर्डिनेंस बना, ये गैर कानूनी रूप से आए थे, और गैर कानूनी कानून को भागना चाहिए। और मैं बहुत बधाई देती हूँ हमारे किसान किसानों ने भगा दिया, उनको भगा दिया। और आज खत्म नहीं हो रही है कहानी, क्योंकि ये जो 30 साल है ग्लोबलाइजेशन के, गैट के, WTO के, वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के, इनने इतने अमीर बना दिए हैं दुनिया में, जिसको मैं 1% कहती हूँ। वो 1% में टेक्नोलॉजी वाले हैं। 1% तो अमीर बने होंगे, गरीब कितने बने होंगे? 99% गरीबी की तरफ जा रहे हैं। इतना भयंकर भूख दुनिया में पहले कभी नहीं हुई है। 1 बिलियन लोग भूख की तरफ मुड़ गए हैं। इतनी बीमारियां दुनिया में नहीं फैली हैं जितनी आजकल फैल रही हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक वगैरह के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, जो दुनिया के सब में बड़े अमीर हैं, आजकल कृषि में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल गेट्स अमेरिका का सब में बड़ा जमींदार बन गया है। बिल्कुल बना। हाँ, और लड़ाई अगली करनी पड़ेगी किसानों को कि माइक्रोसॉफ्ट को, जो बिल गेट्स की कंपनी है, उसको सारा ठेका दे दिया है सारे लैंड रिकॉर्ड्स का। अब वो कृषि की तरफ देख रहा है कि अगला हरित क्रांति जिसने डुबाया पंजाब को, अगला मैं कराऊंगा, मेरे हाथ से निकलेगा, उसमें जहर भी मैं बेचूंगा, GMO भी बेचूंगा, पेटेंट भी मेरा होगा। उन्हें कंपनी बना रखी है एडिटास, पेटेंट लेने को। और उससे भी भयंकर है कि जो किसान का अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को चोरी करके डेटा माइनिंग के थ्रू फिर मैं बिग डेटा के रूप में उनको स्मार्टफोन पे बेचूंगा। तो पहले कर्ज हुआ मशीनों के लिए, रासायनिक के लिए, फिर कर्ज हुआ BT कपास के लिए, अब बिग डेटा के लिए कर्ज की तैयारी कर रहे हैं, और कहते हैं यू विल ओन नथिंग। ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्रेट रीसेट है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इनने तो 2030 तक एक प्लान बना लिया है कि एक एक किसान की जमीनें छीनो, एक एक गरीब की रोटी छीनो, एक एक देश की स्वतंत्रता छीनो। तो अब से 2021 से लेके 2030 तक हमको इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले 3 कानूनों के बारे में नहीं है, ये आजादी के बारे में है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के डिक्टेटरशिप के बारे में है, ये हमारी स्वतंत्रता के अंत के बारे में है। एक बात 3-4 दिन हुए पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो देश में भूख से मर रहे हैं लोग, उनके बारे में कोई प्लानिंग बनाओ, जो आप लेकर आए हैं उसमें तो कुछ नहीं। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस से कुछ होगा आगे? अगर किसान आंदोलन और गरीब का आंदोलन, राइट टू फूड का, और कंज्यूमर का आंदोलन एक आंदोलन बन जाए, ये इस धरती ने, पंजाब की धरती ने मुझको फिजिक्स का ज्ञान भी दिया, मेरे को कृषि का ज्ञान भी। 84 की वजह से मैं कृषि की तरफ मुड़ी,
उसी की वजह से मैंने बीज बचाना शुरू किया, उसी की वजह से मैंने बीज स्वराज और बीज स्वतंत्रता शुरू की। ये अभी जहां हम हैं, भारतवर्ष, पंजाब का किसान मेहनत करके इतना अनाज उगा रहा है, फिर वो सड़वाते हैं गोदामों में। अब वो गोदामों को निजीकरण कर दिया, एफसीआई को। वो पहुंच नहीं रहा है गरीब के पास, क्योंकि जब बाजार वितरण करेगा तो गरीब तो रह जाएगा बाहर, पब्लिक सिस्टम में ही गरीब के पास रोटी आएगी। इसलिए दो वजह से पंजाब भारत की फूड सॉवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी है। एक, क्योंकि पंजाब का किसान ही सब में ज्यादा अनाज उगा रहा है। दूसरा, पंजाब के कल्चर से निकला है इतना सुंदर लंगर का कॉन्सेप्ट कि कोई भूखा ना जाए। ये तो हमारे गुरुओं की विरासत है। हाँ, जो अब पूरे देश में ये लंगर का एथिक्स आना पड़ेगा, क्योंकि अब कोविड के टाइम लंगरों ने बचाया, सीरिया की लड़ाई में लंगरों ने बचाया, न्यूयॉर्क में कोविड के टाइम लंगर बचा रहे थे लोगों को। तो अब मेरे ख्याल से, मैं जब थोड़ा बहुत समझती हूँ, द सिख रिलीजन इज अ रिलीजन ऑफ द लैंड। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 फार्मूला जो सरकार ने, कल पीएम ने कहा कि हम इनको रिवील कर देंगे, अब किसान आंदोलन आगे क्या, बीज पे लड़ाई होगी या किस बात पे? पहली, वो जो बीज बिल है वो तोड़ने के लिए लाया गया है जो कानून बने थे हमारे बीच के, आर्टिकल 3J ऑफ पैटेंट एक्ट और प्लांट वैरायटी, और कोई जरूरत नहीं। और नए जीएमओ लाने की, जो मिस्टर बिल गेट्स जीन एडिटेड जीएमओस, उन्हें लाने के लिए है, तो उसको बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। और अकेले पार्लियामेंट बहस पे नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बहस हो ही नहीं रही है। अब तो सड़कों पे ही डेमोक्रेसी जिंदा है। किसानों ने ही बिल्कुल इंटेंसिव कैसे डेमोक्रेसी को लाके ऑक्सीजन दिया, ये ऑक्सीजन का लंगर था देश की डेमोक्रेसी के लिए। ये जो डिजिटलाइजेशन है, जिसने डिमोनेटाइजेशन किया, 90% इकोनॉमी टूटी भारत की उस टाइम, और जो उस टाइम टूटे आप खड़े नहीं हो पाए। छोटे बिजनेसेस जो डूब गए, जो छोटे व्यापारी डूब गए, वो खड़े नहीं हो पाए। कैश उतना ही वापस आ गया है देश में, बिल्कुल उससे भी ज्यादा आ गया है। ये डिजिटलाइजेशन के अनाउंस के 3 दिन बाद बिल गेट्स यहाँ पहुंचे थे और नीति आयोग में भाषण दे रहे थे कि आपने बहुत बड़ा किया। भाई, डिजिटल मनी होगा तो इन्हीं लोगों को तो रॉयल्टी और पेटेंट आएगा। तो अगर पहले पंजाब का किसान लड़ा था लगान के पीछे, और 1900 का जो लैंड एलियनेशन एक्ट था, फिर हम लोग लगे बीज लगान के पीछे कि आप बीज पे लगान नहीं ले सकते। अब हमको लड़ना पड़ेगा ये डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ जो लगान है। ये डिजिटलाइजेशन के द्वारा कोशिश कर रहे हैं जमीन पे भी, खेती पर भी, खाने पर भी पूरा काबू कर ले, और हर चीज में पेटेंट हो, हर चीज पे रॉयल्टी खींचे। तो ये जो आगे की सोच बहुराष्ट्रीय कंपनी और बिलियनियर्स की है, उसके खिलाफ भारत का किसान ही लड़ सकता है, 2 वजह से। एक, लड़के दिखा दिया है। हाँ। दूसरा, इतने ज्यादा किसान बचे नहीं है। पुराने आंदोलन ने भारत को किसान का देश बना के रखा है। हम एक्सीडेंट से नहीं, पिछवाड़ेपन से नहीं, कॉन्शियस चॉइस से कि हम किसानी का देश होंगे, क्योंकि किसानी से स्वतंत्रता है। हर चौथा किसान दुनिया का भारतीय किसान है। इस आंदोलन के द्वारा देश भर में ऑर्गेनाइज हो गया है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज फोर्स दुनिया में नहीं है। ये कोविड और लॉकडाउन ने लोगों को अलगाव 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 करने के लिए, बैठ के डरे रहो, घर में बैठे रहो, मास्क पहन के डर के बैठे रहो, वो बातचीत ना करो, ऑर्गेनाइज ना करो। किसानों ने दिखा दिया है ऑर्गेनाइज करना अभी भी है। पंजाब के किसानों ने तभी भी कहा था, इसमें जो है ना, कोरोना से तो कोरोना से तो नहीं, कोरोना से तो पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन ये तीनों ला हमें मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अगर आगे की बिलियनर्स क्या सोच रहे हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या सोच रहा है, और वर्ल्ड बैंक क्या सोच रहा है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 लौहट के आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। आंदोलन को 10 साल और चलना पड़ेगा, जबकि 2030 में एक आजाद भारत, एक आजाद पंजाब, जहां कोई भूखा ना हो, कोई किसान आत्महत्या ना कर रहा हो, और जहर से लोग मर ना रहे।
नहीं, उसके लिए तो जो इस सरकार ने कहा था कि हम जो फार्मर की इनकम डबल कर देंगे, वो फार्मर की इनकम तो डबल हो ही नहीं रही। तो वो हो नहीं सकती, तो खुदकुशी तो क्योंकि जारी रहेगी ना। इनकम किसान की, खर्च कितना और मुनाफा कितना, तो आपकी लागत कितनी लग रही है और आपको बिक्री में क्या मिल रहा है। इधर से आप लागत बढ़ाए जा रहे हो। बीटी कपास का दाम 5 रुपए होता था, कपास का दाम, बीटी कपास का 4,000 हो गया। तो हर चीज में कॉस्ट ऑफ इनपुट, इस साल डीएपी का कॉस्ट 300% बढ़ा है। आजकल फर्टिलाइजर की कमी बहुत जबरदस्त यस। बन रही है, इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान जो कमाता है उसका दाम गिरता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक किसान दिखा रहा था कि गोभी एक हेड 300 रुपए में बिक रहा है और किसान को 6 रुपए किलो मिल रहा है। हमने रिसर्च जो किया है कि कंपनियों का मुनाफा ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से 95% हो गया है और किसान के पास 5% बच रहा है जो कंज्यूमर दे रहा है। जब शुरू हुआ था ये रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन, 6% फर्क था किसान की आमदनी में और जो कंज्यूमर पे कर रहा है, बस 6% था, क्योंकि यही कानून उसको रेगुलेट करे हुए थे। जैसे जैसे हम डीरेगुलेट करेंगे वो गलत बढ़ता जाएगा। तो आपका डबलिंग ऑफ इनकम नहीं, पर उससे भी भयंकर है हार्विंग ऑफ इनकम हो गया है। अगर नेट इनकम हम देखें, हाफ हो गया, इसलिए किसान आत्महत्या करे। आत्महत्या से बड़ा इंडिकेटर नहीं है। दूसरी बात, कृषि में एक कंपनी ब्लैक रॉक सब में बढ़िया है, ये बिलियनर्स का हाँ। पैसा ब्लैक रॉक में 2008 के क्राइसिस में ये 1 ट्रिलियन से कम थी, आज की डेट में 9.5 ट्रिलियन है। अब हम सब कुछ उनको सौंप देंगे, वो जमीन को भी ओन करना चाहते हैं, बीज को भी ओन करना चाहते हैं, हवा को भी ओन करना चाहते हैं, पानी को भी ओन करना चाहते हैं, सब कुछ बिक्री का होगा। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना तो बहुत आसान है हाँ। इनके लिए। किसके लिए है इकोनॉमी, ठीक। वो जरूरी है, डबलिंग नहीं। कहिए, आप कहिए कहाँ जा रहा है पैसा किसान का और कहाँ लूट हो रही है किसान की। वो इक्वेशन, ये ट्रिवियल इक्वेशन बाहर से आ रहे हैं, उन्हीं से जो गुलाम बनाना चाहते हैं भाई, वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वही बिलियनर्स, वही फाइनेंशियल जायंट्स, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे। तो किसानों को आगे अभी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 कानून तो बहुत छोटा हिस्सा था इनके प्लान का। आगे का जो प्लान है वो इंसानियत को तबाह करने का प्लान है। अब किसानों को किसानी ही नहीं बचानी है, अपना जीवन ही नहीं बचाना है, सृष्टि को, दुनिया को और पूरी इंसानियत को बचाना है। ठीक। तो हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपको कन्वेंशन में सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।